गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी, बस अभी अभी जस्ट लाइट आई है और इंटरनेट मैंने कनेक्ट किया है। गुड इवनिंग। तो लाइट ना होने की वजह से मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाई थी, वेट कर रही थी। वैसे फ़ोन से कनेक्ट किया था बट चल नहीं रहा था। अच्छे हैं। पढ़ाई पढ़ाई कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, मैं सोच ही रही थी आरती, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कई दिनों बाद क्लास में आई हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, रिकॉर्डेड देख लेना, आपके लिए फायदेमंद होगा। कौन कौन आ गए हैं क्लास में, एक बार देख लेते हैं। अंशिका, नंदू, ममता, अंकिता, कुशवाहा, आरती, मधु, एस एस। और कौन है? इतने ही है ना? बाकी बच्चे भी आए नहीं हैं। नमस्ते। अच्छी चल रही है स्टडी? वेरी गुड। ओके। लाइव और रिकॉर्ड दोनों? अच्छा, आप सुबह वाली क्लास में नहीं होते ना ममता? कल शाम और आज सुबह। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बड़े दिनों बाद आए हो क्लास में। चलो कोई बात नहीं, अभी हम जल्दी से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ओके, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग नेहा। सुमित्रा नंदन पंत, प्रथम रश्मि। स्टार्ट करें? ये क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दिख रहा है आपको? क्लियर स्क्रीन है? अब नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मेरे पास तो सही चल रहा है। हम्म सही तो हो गया है, वाईफाई भी सही चल रहा है। एकदम ब्लैक। एक मिनट रुको, आवाज आ रही है? ये बताओ, आवाज आ रही है? मैं इसको दोबारा पीडीएफ निकालती हूँ, ओपन करती हूँ। ऐसा कैसे हो गया भाई? एक मिनट में क्लास बंद करके आती हूँ। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? एक बार बताओ, आवाज आ रही है तो ठीक है। यस। रीस्टार्ट रिक्वायर्ड आ रहा है इसमें। एक मिनट में रीस्टार्ट करके आती हूँ, है ना? वेट करना, जाना मत कोई भी क्लास से।
कौन कौन है और कौन कौन गया? शालिनी, एस एस। सभी कनेक्ट हो गए बेटा, टेंशन मत लो। अंकिता। अच्छा, किस किस का नाम मैं पढ़ रही थी? शालिनी दो दो बार है। शालिनी, एस एस शालिनी। ये दो शालिनी हमारे क्लास में, एक ही मेरे को दो बार शो हो रही है। अंकिता, कुशवाहा, मधु, नंदू, नेहा, आरती, अंकिता, ममता। अच्छा, इसमें नेहा है, हाँ। मतलब सभी हैं, कोई गया नहीं ना? ओके। चलो, पढ़ाई करते हैं। क्लियर है ना आवाज? ऑडियो वीडियो सब? शालिनी ने सिस्टम हैक कर लिया है। ऐसा मत करना शालिनी, तभी तो मेरा बंद तो नहीं हुआ इसीलिए। हम्म। मेरा ही सिस्टम हैक तो नहीं कर लिया इसलिए बंद हो गया। शालिनी कितना प्यार से बोल रही, नहीं मैम। क्या लग रहा है आपको कि हम आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? श्वेता, गुड इवनिंग। ओके चलो, अब स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकालेंगे सभी और मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठ जाएंगे, ठीक है? लिखना शुरू करेंगे। मुंह पर उंगली रखनी है सबने, बचपन में रखवाते थे ना टीचर। लीव करके ज्वाइन किया, ओके। हाँ, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ऐसे करना पड़ता है। हम्म, हाँ। जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं ना, उनको ऐसे ही बोलना पड़ता है, थोड़ा उंगली मुंह पे रख के चुपचाप क्लास में बैठ जाओ। प्रथम रश्मि कविता, सुमित्रा नंदन पंत, इकाई 5। प्रथम रश्मि कविता 1919 में लिखी गई थी। यह कविता वीणा 1927 में। वीणा का समय कब का है? 1927। वीणा काव्य संग्रह में संग्रहित है ये। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था। जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे, विश्व में जैसे शून्यावकाश शून्य शून्यावकाश था। इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई है। कवि इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करता है। लेकिन वो तो सूर्य के आने से पहले ही बोलना शुरू कर देती है चिड़िया, है ना? मतलब उनको पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। तो कैसे कहते हैं पंत जी यहाँ पर प्रथम रश्मि कविता में? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना? कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना? सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतरकर, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चिड़िया की बात हो रही है। चिड़िया को कह रहे हैं पंत जी, ठीक है? यहां पर रंगिणी चिड़िया, विहंगिनी विहंग पक्षी होता है ना, विहंगिनी भी चिड़िया के लिए ये शब्द यूज किए हुए हैं, और चिड़िया को ही ये कह रहे हैं कि कैसे तुम्हें सुबह होने का, भोर होने का पता चल जाता है, ठीक है? शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर,
चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य शून्य थे तरों के पात। विचर रही थी स्वप्न अवनि में, तम में था मंडप ताना। कूक उठी सहसा वह तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। बहुत पसंद है ये कविता। ओके, इस कविता की पंक्तियां याद रख लेना। सुदामा पांडे धूमिल, जन्म इनका 9 नवंबर 1936। 1936 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 जनवरी, अब ये 9 जनवरी है या नवंबर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसको काट दो। हमें सिर्फ याद रखना 1936, ठीक है। 1936 में इनका जन्म हुआ है। ये भी हमें, निधन से तो हमें बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है, निधन तो वैसे ही पूछा नहीं जाता है, सिर्फ जन्म पूछा जाता है कब हुआ था, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम, इनको छोड़ मतलब जो इनका निक नेम है धूमिल, धूमिल के नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे धूमिल। 1936 को वाराणसी के निकट खेवली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिवनायक पांडे था, जो पेशे से एक मुनीम थे। माता रजवंती देवी थी। धूमिल का बचपन संघर्षमय रहा। 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मूरत देवी से हुआ। धूमिल गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल पास किया। आर्थिक दबाव के कारण वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय और पुस्तकालय जाना नहीं छोड़ा। रोजगार की तलाश धूमिल को कोलकाता ले आई। कोलकाता में उन्होंने मजदूर के रूप में लोहा ढोने का काम किया। उनके मित्र तारकनाथ पांडे उन्हें एक लकड़ी की कंपनी में नौकरी दिलवा रहे थे। 1.5 वर्ष तक नौकरी करने के बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण पुनः अपने घर वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने 1958 में प्रथम श्रेणी से विद्युत में डिप्लोमा किया। आगे चलकर वे विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। इनके काव्य संग्रह है सबसे पहले संसद से सड़क तक, इसका प्रकाशन धूमिल ने स्वयं किया था। संसद से सड़क तक इनका काव्य संग्रह है, ध्यान रखेंगे इसको। ये कविता भी है इस नाम से। कल सुनना मुझे, इसका संपादन राजशेखर ने किया है। धूमिल की कविताएं नाम से संपादन किया है डॉक्टर शुकदेव ने। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र संपादन किया है रत्नशंकर, धूमिल के पुत्र थे ये रत्नशंकर, इन्होंने संपादित किया है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये सारी इनकी रचनाएं जो है काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है उनके। इसके बाद इनकी कविताएं देखते हैं। मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा। पटकथा एक इनकी कविता है और इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो हम देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, तो वो मैं आपको बताती चलूंगी। रोटी और संसद इनकी कविता है। लोहे का स्वाद इनकी कविता है। सुदामा पांडे धूमिल को उनके प्रसिद्ध काव्य के लिए, मतलब काव्य का नाम है कल सुनना मुझे, के लिए इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे भी। यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया, मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद पुरस्कार मिला। आपको पता है कुछ सम्मान मृत्यु के बाद भी दिए जाते हैं, है ना। जैसे मदर टेरेसा को सम्मान दिया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के काफी वर्ष के बाद मिला उनको, अभी हाल ही में, है ना। हाल ही में तो नहीं, कुछ साल पहले। तो कुछ सम्मान मृत्यु के बाद दिए जाते हैं, जब उनको घोषणा की जाती है, कोई बड़ी पदवी उनको दी जाती है। नक्सलबाड़ी को देखते हैं। नक्सलबाड़ी इनकी एक कविता है। धूमिल की यह कविता उनके पहले काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में प्रकाशित है। संग्रह से पहले 1967 में यह बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में छपी थी, ध्यान रखना इसको। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्यों देते हैं। वो सारा पूरा उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं कि किस प्रकार का ये व्यक्ति रहा, किस प्रकार का व्यक्तित्व रहा। जैसे मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा ने काफी अनाथ बच्चों की सेवा की और बाद में इनको उनको एक किसी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, वो उसका नाम मैं भूल गई हूँ। यही साल नक्सलबाड़ी विद्रोह का साल था। उस समय किसी स्थापित पत्रिका में इस कविता का प्रकाशन होना लगभग असंभव था।
भारत की राजनीति में नक्सलवाड़ी भी विस्फोटक हैसियत नक्सलबाड़ी की विस्फोटक हैसियत तब भी थी। ये नक्सलबाड़ी कविता आपके उसमें है, सिलेबस में है। ये एक आंदोलन चला था नक्सलबाड़ी नाम से, तो इसको हम देखेंगे अभी, है ना। आधुनिक कविता के इतिहास में धूमिल साठोत्तरी अराजक विद्रोह के साथ आगे बढ़कर सुसंगत विपक्ष की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व सबसे बेहतर तरीके से करते थे। हाँ, ये अच्छा है। नक्सलबाड़ी बंगाल का रेल स्टेशन है, वह छोटा सा, वैसे छोटे बच्चे भी तो यही करते हैं ना, उनको उंगली तो रख देते हैं वो मुंह पे, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता बोले बिना, है ना। तो वो उंगली उठाते रहते हैं, फिर टीचर डांटता है फिर से कि उंगली मुंह पे रखो, तुम्हें कहा था ना। फिर वो फिर से रख देते हैं, थोड़ी देर में उन्हें और याद आता है कि अच्छा, हमें तो मुंह बंद करके बैठना था। तो वही हालत अब तुम लोगों की हो रही है। नक्सलबाड़ी बंगाल का रेल स्टेशन है, एक जगह का नाम है ना, रेल स्टेशन। वह छोटा सा स्टेशन अचानक देश में विक्षोभ को एक व्यवस्थित दिशा देने वाले केंद्र का नाम बन गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलबाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ। इस आंदोलन ने सभी की सोच में परिवर्तन कर दिया। अब देखो ये जो एक नक्सलबाड़ी नाम का एक रेल स्टेशन है बंगाल में, और यहाँ पे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्रा में नक्सलबाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ। ये कहाँ कहाँ चला था, ये आपको ध्यान रखना है। इस आंदोलन ने सभी की सोच में परिवर्तन कर दिया। धूमिल ने नक्सलबाड़ी आंदोलन का पर्याप्त समर्थन किया। उनके काव्य में तत्कालीन राजनीति के प्रति काफी असंतोष देखने को मिलता है। उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपनी कविताओं में नक्सलबाड़ी आंदोलन के प्रति समर्थन मुखर किया है। धूमिल नक्सलबाड़ी के पक्ष में लोगों को खड़ा करना चाहते थे। नक्सलबाड़ी कविता में धूमिल ने स्वातंत्र्योत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत की उस निराशाजनक परिस्थिति का चित्रण किया है जिसने नक्सलबाड़ी आंदोलन को जन्म दिया था। अब है नक्सलबाड़ी कविता सहमति। नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच में चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांघ पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये वाली पंक्तियां ध्यान रखेंगे। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपनी ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? अब देखो कि अ, जो लोग हैं वो पेट के लिए ना कुछ भी कर लेते हैं, है ना। गलत के साथ शामिल हो जाते हैं, भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भूख का इलाज नींद के पास है, हमने पीछे देखा है ना। सहमति मतलब कि सहमति जताओ किसके साथ? भ्रष्टाचारियों के साथ, है ना। यही होता है देश में। जो सहमत है उनको भरपेट खाना मिल रहा है, बढ़िया सब कुछ, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं वो, है ना। और जो सहमत नहीं है, थोड़ा बहुत विरोध में है, उनको कौन पूछता है वैसे भी। तो सहमत होना अच्छी बात है। मतलब ऐसा कहा गया है, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है, ऐसे नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कि आप सहमत हो जाए उनके साथ। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज तो नींद के पास है। मतलब इसका क्या हुआ कि भूख लगे तो सो जाओ? नो, भूख लगे आंखें बंद कर लो, हमें कुछ नहीं दिख रहा, है ना। आपको पता है देश में कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। बहुत ज्यादा अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं, महिलाओं पर हो रहे हैं, लड़कियों पर हो रहे हैं, है ना। कल परसों एमपी में भी कोई घटना हुई है और लोग चुपचाप हैं। ऐसे ऐसे आंखें बंद करके हैं लोग जैसे उनको सुनाई नहीं दे, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कान बंद करके हैं कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? सहमति, है ना। तो वही बात है कि आवाज नहीं उठाएंगे हम तो
इसलिए कह रहा है कि उसके साथियों ने उसे क्या समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। अगर तुम्हें पेट भर खाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो चुपचाप रहो, कुछ भी नहीं बोलना है, कोई विरोध नहीं करना है। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, अ, ज्यादा लोग चलो ठीक है सहमत है, लेकिन कुछ तो होंगे जो असहमत है ना। तो क्या बोल रहे हैं, विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जान पर भूल गया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं धूमिल की। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वो कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? पेट के लिए ही इंसान लड़ सकता है ना? और पेट के लिए इंसान सहमति भी जता सकता है। यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गांठ सिर्फ बायां हाथ होता है। और अब वो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। ये वाली पंक्ति नोट करें। जिनमें कल आदमी अकाल था। अब ये अकाल यहाँ पे शब्द दिया है, मान लो ये पंक्ति आ भी जाए तो अकाल और उसके बाद मत लगा के आ जाना वहां पर, ठीक है। ये कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम? अकाल था वक्त के फालतू हिस्से में, छोड़ी गई फालतू कहानियां दे देश प्रेम के हिस्से भूल चुकी हैं और वह सड़क समझौता बन गई जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। अब देखो यहां पर लिखा है और वह सड़क समझौता बन गई, यहाँ ये वाला पूरा, ठीक है। कविता हम कौन सी पढ़ रहे हैं? अभी पूछा मैंने, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। अच्छा, उंगली जो रख के मुंह पे बैठे हैं, है ना। तो ये हम पढ़ रहे हैं नक्सलवाड़ी कविता। क्या पढ़ रहे हैं हम? नक्सलवाड़ी, ठीक है। यहां पर यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। अब आपके सामने ये पंक्तियां आ जाएं और कहे कि कौन सी कविता से है, और वहां पर आपको ऑप्शन दे दे नक्सलबाड़ी, संसद से सड़क तक, पटकथा, सुदामा का प्रजातंत्र, ऐसे करके मान लो आपको ये दे दे ऑप्शन, क्या लगा के आओगे वहां? कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे? आप जरूर ये देखोगे यहाँ सड़क लिखा है, यहाँ समझौता लिखा है, यहाँ संसद लिखा है। तो ये पंक्तियां हैं संसद से सड़क तक, ऐसे ही करके आओगे ना। इसीलिए ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी कविता चल रही है यहाँ पर, कौन सी कविता की पंक्तियां चल रही है, ठीक है। संसद से सड़क तक भी नहीं की है, लेकिन जो ये वाली पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम? नक्सलबाड़ी, इसकी है, ठीक है, इसकी नहीं है ये। तो इसको ध्यान रखना। आगे, नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब की इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, फिर भंगे का एक झाड़ू हिल रहा है। नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ और तुम हो विपक्ष में, बेकारी और नींद से परेशान, और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ। जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों से चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को
बेमुरवट चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार। तो मतलब ये है कि कोई किसी का भी गला काट सकता है, कुछ भी हो सकता है देश में ना। कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन उनको कौन पूछने वाला है? सब क्या जताते हैं? सहमति। मोचीराम कविता किसकी है ये? इस कविता में कवि ने मोचीराम के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। कवि कहते हैं कि आदमी को अपनी सीमा एवं दायरा मालूम होना चाहिए। मोचीराम का जो काम है वह अपना काम बखूबी कर रहा है। उसकी फटेहाल जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हुआ है। वह जहां था वही है। यही उसकी सीमा है। धूमिल धूमिल को हम पढ़ रहे हैं और धूमिल की सारी कविताएं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। धूमिल साधारण आदमियों के पास सिर्फ दया और करुणा लेकर नहीं उपस्थित होते, बल्कि उनके रोजमर्रा के संघर्ष का साक्षी बनते हैं। उनकी विचार दृष्टि एवं बुनियादी लोगों के प्रति उनके भावात्मक क्रिया प्रतिक्रिया को भी अंकित करती है। मोचीराम कविता में एक मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज के कई बुराइयों पर चोट करते हैं। एक और तो वे जाति जाति मतलब ऐसी वाली मात्रा, छोटी वाली मात्रा नहीं थी, हाँ। एक और तो वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं और दूसरी ओर मध्यम वर्ग के झूठे आत्म गौरव और दिखावे की प्रवृत्ति को भी नंगा करते हैं। साथ ही इसमें समाज के एक निचले स्तर के व्यक्ति का ऊहापोह को भी दिखाया गया है। मोचीराम कविता में मोचीराम के बड़प्पन को और उसकी जीवन को आंकने वाली सूक्ष्म दृष्टि को उसकी शब्दावली में अंकित करते हुए कहते हैं कि बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। इस कविता के द्वारा धूमिल ने यह जताने की कोशिश की है कि कविता तथाकथित सभ्य और बुद्धिजीवी वर्ग की बपौती नहीं है और ना ही कविता की भाषा पर किसी खास वर्ग का अधिकार है। ऐसा लिखते हुए वे कविता को छंद, लय और अलंकृत भाषा के प्रयोग के बंधनों से मुक्त करने की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। मोचीराम अलग अलग आदमियों की नियति एवं प्रकृति का खुलासा करते हैं। मोचीराम आज भी भाग दौड़ और अहंकार को बिंबित करता है। मोचीराम अपनी जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, संघर्ष, चेतना और आत्मीयता का बयान करता है। धूमिल इस कविता के माध्यम से हर स्थिति और परिस्थिति में एक अदद आदमी की शख्सियत और स्वाभिमान को तलाशने की चेष्टा करता है। अब देखते हैं हम मोचीराम कविता। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल ही रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें टांकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं।
एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, हुआ पिटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ, जूते को ऐना बनाओ। ओफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिस्सू उड़ता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है और पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रामपी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून की किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी ही आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है यह कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने से भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो समझ आ गई होगी आपको कविता। जो मोची है, मोची किसी को बड़ी छोटी नजरों से नहीं देखता है ना, कि ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है। वो एक उसको ये लगता है कि बस एक जैसे यहाँ पे लिखा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है ना। जूते तो सभी पहनते हैं। और होता क्या है कि जो मीडियम जो लोग होते हैं, क्या कहते हैं उनको हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक तो बहुत अमीरों वाली कैटेगरी में आते हैं, मध्यम वर्ग है ना। एक मतलब ये उच्च मध्य वर्ग है, एक निम्न मध्य वर्ग है ना। तो जो निम्न मध्य वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं अमीर होने की, है ना, दिखावा करते हैं। और अगर जूते हैं तो मतलब नकली किसी कंपनी के पहन लेते हैं, है ना, असली कंपनी का नाम लगा करके। नाम वही रहेगा और होगा वो नकली, मतलब सस्ता जूता होगा, लेकिन दिखाने को ये कि मैं अमीर हूं, है ना। और चाहे वो अमीर हो, चाहे बहुत ज्यादा, मतलब अगर तो वो बहुत ज्यादा अमीर है,
तब तो उसे जूते रिपेयर करवाने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो जूते रिपेयर करवाएं। वो जाते हैं सीधा दुकान से खरीदते हैं और पहन लेते हैं। अब जरूरत किसको पड़ती है? जो निम्न मध्य वर्ग के लोग होते हैं, है ना। वो अपने आप को गरीब भी शो नहीं कर सकते और अमीर भी शो नहीं कर सकते, उनको बीच में रहना पड़ता है। मीन्स वो सोचते हैं कि हमें भी अमीर ही समझ लिया जाए। ठीक है। तो मोची के सामने आकर के वो ऐसे बन जाते हैं कि मतलब मोची को वो उस नजर से देखते हैं कि तुम तो जूते बनाने वाले, तुम बड़े गरीब हो, और हम तो मतलब बहुत बड़े आदमी हैं, हम रिपेयर करवाने आए हैं जूते, है ना। तो इस तरह से एक वर्णन यहाँ पर हो रहा है। और अभी हमने कुछ यहाँ पर पढ़ी थी पंक्तियां। एक मिनट, अगर मुझे मिल जाती हैं तो। केवल ये है। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्टिंग दिखावा ऐसा होता है उसका। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। वो बार बार अपनी घड़ी देखता रहता है ना, बार बार टाइम देखता रहता है, उसे जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं होता है। मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है कि मतलब जाना है मुझे, कहीं ना कहीं काम काम है मुझे, है ना। तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो हाथ में घड़ी रखते हैं लगा करके और बार बार वो घड़ी देखते रहते हैं। अच्छा इतना टाइम हो गया, अच्छा इतना टाइम हो गया, अच्छा मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। मतलब वक्त के पाबंद बनते हैं वो, जाना उनको कहीं नहीं होता है ना। पर चेहरे पर उनके बड़ी हड़बड़ी सी दिखती है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। मतलब कि अब रोब भी कहाँ दिखाता है? मोची पर, है ना। रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, मतलब वो फिर उसको सिखाता भी है। इसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, इससे बांधो, उससे उसे काटो, यहाँ ठोको, यहाँ पीटो, मतलब उसको सिखाता है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, यहाँ से घिसा दो, ऐसा चमकाओ जूते को, आईना बना दो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल साफ सुथरा बना दो कि नया लगे जूता। उफ, बड़ी गर्मी है, थोड़ा एक्टिंग करेगा वो, क्योंकि उसको उसने दिखाना है कि मुझे तो एसी में रहने की आदत है ना, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, और रुमाल से हवा करके बेचारे को क्या ही फर्क पड़ता है ना। सड़क पर आती जाती को ऐसे बानर की तरह, बंदर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटे भर कटवाता, अब गरज तो उसी को है, मतलब तो उसी को पड़ा है अपने जूते बनवाने का, तो फिर घंटे भर वहीं पर बैठा रहता है वो मोची के पास कि वो मेरा काम कर दे, मेरा जूता बना दे। मगर नामा देते वक्त मतलब कि उसकी कीमत देते वक्त, जब उसने पैसे देने होते हैं उसके जूते बनवाने के, तो क्या करता है, कैसे बोलता है, साफ मुकर जाता है, साफ नट जाता है। इतने पैसे ले रहे हो तुम शरीफों को लूटते हो, मतलब इस तरह से गुर्राने लग जाता है वो, जोर जोर से बोलने लग जाता है। मतलब फिर बता रहे हैं कि कुछ सिक्के फेंक कर फिर आगे बढ़ जाता है। फिर ये बोलता है ये लो इतने ही पैसे बनते हैं तुम्हारे, घंटे भर वहीं पर रहेगा। लेकिन क्या करेगा, उसकी कमाई जो बनती है उसको नहीं देगा वो, बोलेगा तुम ज्यादा मांग रहे हो, तुम शरीफों को लूटते हो। पहले दिखावा ऐसे करेंगे हम बहुत अमीर हैं, लेकिन बाद में चंद सिक्कों के लिए वो इस तरह से बोलने शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्णन किया गया है। बाकी मैं पूरा इसको नहीं करूंगी व्याख्या, क्योंकि समय भी नहीं है, इतना इजाजत नहीं देता है। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको बताई है इसको देख लेना। अकाल दर्शन कविता पढ़ते हैं। अकाल दर्शन कविता में कवि प्रश्न करता है कि भूख कौन उपजाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कविता, इससे सवाल आता ही आता है। चतुर आदमी जवाब दिए बगैर बेतहाशा होकर बढ़ती आबादी की ओर इशारा करता है। कवि इस कविता के माध्यम से उन लोगों को तलाशता है जो देश के जंगल में भेड़िए की तरह लोगों को खा रहे हैं और शोषित उन्हीं की जय जयकार करने में जुटे हुए हैं, है ना। ये आप देख रहे होंगे अपने देश में भी हो रहा है। मतलब जो जिनका शोषण हो रहा है, जो शोषित लोग हैं, वो फिर उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से भक्त बने हुए हैं, है ना, अंधे हो चुके हैं। तो ये बता रहे हैं आगे, हम जब कविता पढ़ते हैं अभी देखते हैं। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं।
मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे ना भूख मिट रही है ना मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, छत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना कर रहे हैं। जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। मतलब क्या हो रहा है? पहले अकाल है और फिर अब पानी से तबाही हो रही है। मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाय से, है ना? आपने देखा होगा, लिखा होता है गौदान। आप कहीं दुकान में जाएंगे, वहां लिखा होता है गौदान, और पूरा बॉक्स रखा होता है और पूरा दिन में सुबह से शाम तक वो भर जाता है। तो ये मतलब लूटने का तरीका, लेने का तरीका है। क्या वो सच में गाय के लिए देते होंगे? नहीं। वे चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है, कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। ये वाली पंक्तियां ध्यान रखेंगे, पूछी गई हैं। और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहां के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। सॉरी। तो क्या बता रहे हैं यहां पर कि भूख कौन उपजाता है, कौन है? मतलब कि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे, है ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों वो लोग भूखे मर रहे हैं? क्यों जो इतने सारे बच्चे हैं वो गलियों में, सड़कों में मिलते हैं पड़े हुए और भूखे हैं, बेघर हैं? क्यों? कौन इसके पीछे? इसका जिम्मेदार कौन है? रोटी और संसद। इस कविता का संकलन कवि ने संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में किया है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, 1972, ध्यान रखना है आपको। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी आपका? इस कविता में धूमिल ने रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह की सबसे छोटी किंतु महत्वपूर्ण कविता रोटी और संसद। सबसे छोटी है पर सबसे महत्वपूर्ण भी है। स्वतंत्र भारत में प्रमुख समस्या गरीबी थी। मतलब पहले भी थी और अब भी है। गरीबी के कारण ही सामाजिक विषमता बढ़ती गई। गरीब और अधिक गरीब होता गया और पूंजीपति वर्ग सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनता गया। अब ध्यान से, कि कौन गरीबों की रोटी छीन रहा है? यहाँ पे लिखा है जो गरीब व्यक्ति है वो और ज्यादा गरीब होता गया, और जो पूंजीपति वर्ग है, जिनके पास बहुत सारी पूंजी है, बहुत सारा धन दौलत पैसा है, अमीर है, सत्ता की शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनता गया। कौन छीन रहा है रोटी? ध्यान रखेंगे। इसी कारण आम आदमी रोटी रोटी के लिए तड़पता रहा। गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा आदमी। यह भी कविता में आगे आएगा। कवि ने इसी तीसरे आदमी की तलाश के लिए प्रतीकात्मक रूप में रोटी और संसद कविता लिखी है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। ये वाला ये वाली जो पंक्तियां हैं ये पूछी गई थी इस तरीके से कि पहले तो ये वाली पंक्तियां दी थी। एक आदमी रोटी खाता है, नहीं, एक आदमी रोटी बेलता है, ये पहला आदमी है। एक आदमी रोटी खाता है, ये दूसरा आदमी है।
एक तीसरा आदमी भी है जो ना बेलता है और ना रोटी खाता है। ये तीसरा आदमी है, ठीक है। तीसरा। अब यहां पूछा है कि वह सिर्फ रोटी से खेलता है। अब वो तीसरा आदमी कौन है, ऐसे पूछा था ये सवाल कि वो तीसरा आदमी कौन है। तो हमने पिछली स्लाइड में वो देख लिया कौन है तीसरा आदमी। वो तीसरा आदमी कौन है जो रोटी से खेलता है ना। तो ये इतनी सी कविता है, लेकिन इसमें ये सवाल, मतलब एक सवाल आता है इसमें से, इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल इसमें से अभी रिसेंटली पूछा गया था। मैं पूछता हूं कि ये तीसरा आदमी कौन है, यहां पर भी कहा है मेरे देश की संसद मौन है। इतनी सी कविता है ये। जिस तरह मुक्तिबोध फैंटेसी का प्रयोग करने में सिद्धस्त है, उसी तरह धूमिल भाषा के भदेशपन में गंभीर सत्य को प्रत्यक्ष कर देने की कला में सिद्धस्त है। उनकी कविताओं में शब्दों का कोशीय अर्थ उतना महत्व नहीं रखता जितना सामाजिक उसका सामाजिक अर्थ महत्वपूर्ण है। अपने व्यापक भाव बोध है और नवीन रचना शिल्प के कारण 1970 के बाद उभरने वाले कवियों में धूमिल क्रांतिकारी कवि के रूप में अपनी खास पहचान बनाते हैं। रोटी और संसद, सुदामा पांडे धूमिल की कविता। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये पूरी कविता है, इंपॉर्टेंट है, इसकी पंक्तियां देख लेना। धूमिल का पहला काव्य संग्रह 1972 में संसद से सड़क तक छपा था, जो काफी चर्चित हुआ। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में, काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था, ये हमने पीछे भी देख लिया था। और अन्य संग्रह सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी काफी चर्चित हुआ था। 1970 के बाद हिंदी कविता के क्षेत्र में अपनी तल्ख आवाज एवं नए मुहावरे के साथ जो कवि धूमकेतु की तरह उभरा, उसका नाम धूमिल था। धूमिल ऐसे रचनाकार है जिन्होंने दिनकर की तरह यह आवाहन नहीं किया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये किसका कथन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जाता है, ये काफी बार पूछा गया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये कथन दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का है। नोट कर लेना इसको अपने पास। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि धूमिल ऐसे रचनाकार है, उन्होंने दिनकर की तरह ये नहीं कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता दे, और जनता के लिए सिंहासन खाली करो, नो। इन्होंने क्या कहा, बल्कि जनता की ओर से चुने हुए सांसदों से निर्मित संसद को अपने शब्दों के नुकीले हथियार से आहत किया है। तो जनता ही तो चुन रही है। प्रजातंत्र पर धारदार कविताएं लिखने की अगुवाई धूमिल ने ही की थी। प्रजातंत्र पर धारदार कविता लिखने की अगुवाई मतलब शुरुआत इन्होंने की थी, मार्गदर्शन इन्होंने ही किया था। अगुवाई का मतलब मार्गदर्शन। देश की हालत ही यह है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। झंडे को ही प्रतीक बनाकर धूमिल सवाल करते हैं, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? थके हुए रंग, वाह। जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? इन पंक्तियों को भी देख लेना। अब आते हैं नागार्जुन। टाइम भी आपका हो गया है, क्या करूं मैं। दास, सच सच बतलाना। नागार्जुन की कविताएं, 30 जून 1911 इनका जन्म। नागार्जुन का जन्म वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। यहाँ उनका ननिहाल था। नागार्जुन का पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले तरौनी, मतलब जिला तरौनी में ये पैदा हुए थे। इनका ध्यान रखना, तरौनी मेरा गांव, इस तरह से इनके कविता की पंक्तियां हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि ये नागार्जुन की कविता है। पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिसिर था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका इनका जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। हाँ, मॉर्निंग में पढ़ा लूंगी, रुको एक स्लाइड करवा लेती हूँ। हिंदी में वे नागार्जुन मैथिली में यात्री तथा संस्कृत में चाणक्य उपनाम से कविताएं लिखते थे। अब देखो, हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते थे ये, और मैथिली, अगर ये मैथिली जो इनकी कविताएं थी उसमें यात्री उपनाम से लिखते थे, ये आपको याद रखना है। और संस्कृत में चाणक्य उपनाम से रचनाएं लिखते थे, ठीक है। भाषा, प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की पहली कविता राम के प्रति, ध्यान रखना इसका समय, 1935 और विश्व बंधु पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। उनकी प्रथम मैथिली कविता बुकलेट है।
उपन्यास है इनका रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, बलचन्मा, वरुण के बेटे और नई पौध। इंपॉर्टेंट है इनके सारे उपन्यास। कविता संग्रह देखेंगे, युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियां 1974, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1953, हजार हजार बाहों वाली 1981, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1982, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983। नागार्जुन ने पुरानी जूतियां कब पहनी थी? 1983 में। रत्नगर्भा 1984, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 85, इस गुब्बारे की छाया में 1990, भूल जाओ पुराने सपने 1994, पका है यह कटहल अपने खेत में 1997, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। काव्य खंड इनका भस्मांकुर और भूमिजा, भूमिजा होगा ये, भूमि क्या लिखा यहाँ, 1994। सम्मान इनको कौन कौन से मिले थे? मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाज के लिए इनको 1967 में साहित्य अकादमी मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं, तो ये प्रगतिवादी कवि थे। शैलेंद्र चौहान के अनुसार नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। और मैनेजर पांडे इनके लिए क्या कहते हैं कि ये जन कवि हैं। ठीक है, बस इतना ही हम करेंगे। कालिदास कविता कल सुबह की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे सुबह की क्लास में। अभी आप जा सकते हैं अपनी फर्स्ट पेपर वाली क्लास में। थैंक यू मैम, टुडे कविता अच्छी थी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। आज चुप रहे, मुंह पर उंगली रख के धीरे धीरे सीख जाएंगे शांत रहना। वैसे आज अच्छा लगा पढ़ने में। हाँ, तो इतना बातें करोगे भाई तो कहाँ अच्छा, कहाँ ध्यान बातों में रहता है ना, फिर इसीलिए मैंने कहा था आज चुप रहना है। सबने, किसी ने बोलना नहीं, बट आपने अच्छा प्रदर्शन किया कि आपने बोला नहीं। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलते हैं कल सुबह।